जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं राजेश सर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं श्री महाकाल अकेडमी उज्जैन पर। दोस्तों, हमने पिछली कक्षा में चर्चा करी थी संख्या पद्धति के बारे में, उनके संख्या के प्रकारों के बारे में, उनके टाइप्स के बारे में उदाहरण के द्वारा हमने समझा था। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, उसके बाद कुछ प्रश्नों को सोल्व करते हैं। देखिए इधर सबसे पहले हमने जाना था कि संख्या के 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकारों के अंदर हमने वास्तविक संख्या, रियल नंबर, काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी और मिश्रित संख्याओं के बारे में पढ़ा था हमने। वास्तविक संख्या जो हम डेली जनरली यूज करते हैं उनको वास्तविक संख्या कहते हैं। काल्पनिक संख्या वो इमेजिनरी जिनको हम इमेज करते हैं, आयोटा के रूप में होती है, रूट के रूप में, रूट -1 का मान आई, मिश्रित संख्या 2 + 3i। इस प्रकार से फिर हमने पढ़ा था वास्तविक संख्याओं के अंदर अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिनको पी और क्यू के रूप में हम व्यक्त नहीं कर सकते, और परिमेय संख्या वो जिसको हम पी और क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। हमने चर्चा भी करी थी पाई के बारे में कि पाई एक अपरिमेय संख्या है जिसका मान 3.1415 करके होता है, और 22/7 परिमेय संख्या है, परंतु पाई अपरिमेय संख्या है। फिर हमने परिमेय संख्या के नीचे टाइप में पढ़ा था तो पूर्णांक संख्या और दशमलव। पूर्णांक के बारे में हमने 3 टाइप पढ़े थे, ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य और धनात्मक पूर्णांक। दशमलव में पढ़ा था हमने शांत दशमलव और अशांत दशमलव। जो शांत हो जाए, जिसका डिवाइडेशन पूरी तरह से खत्म हो जाए, 1/2 को डिवाइड करेंगे 0.5 आएगा, इस प्रकार से हमने उसको समझा था। अशांत दशमलव जो डिवाइड नहीं हो गया, पूरी तरह से डिवाइड होने के बाद भी उसको डैश डैश के रूप में आए, 0.3333 अनंत तक ऐसे चलता रहे, वो अशांत दशमलव। फिर उसके हमने अशांत दशमलव के भी टाइप पढ़े थे। आवृत्ति जिसकी बार बार एक ही रिपीटेड होता रहे उसको आवृत्ति दशमलव कहा था, और अनावर्ती जिसमें अनावर्ती होती है पर रिपीटेशन होता रहता है परंतु आवर्ती नहीं होती है। फिर हमने पूर्णांक के अंदर पढ़ा था ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य और धनात्मक पूर्णांक। शून्य क्या है? एक पूर्ण संख्या है। धनात्मक पूर्णांक के हमने अंदर पढ़ा था, उसके भी अंदर टाइप पढ़ा था, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। एक बार मैं रिवाइज करके बता देता हूं आप लोगों को। इसके अंदर हमने प्राकृतिक संख्या जिनको हम गिनती के रूप में यूज करते हैं, नेचुरल नंबर जो होते हैं 1 2 3 4 5, जिसके अंदर जीरो कैलकुलेट नहीं होता है, जीरो इंक्लूड नहीं होता है दोस्तों। जीरो पूर्ण संख्या है। जीरो जब हम प्राकृतिक संख्या के अंदर जीरो को इंक्लूड कर देते हैं तो वो पूर्ण संख्या हो जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा था भाज्य संख्या के अंदर 2 से गुणनखंड, 2 से अधिक जिसके फैक्टर हो वो क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या के अंदर हमने पढ़ा था कि जिसका एक और स्वयं के अलावा कोई अन्य उसका अगर विभाज्य न हो वो, तो वो अभाज्य संख्या कहलाती है। सभाज्य संख्या के अंदर पढ़ा था हमने कि जिसका एचसीएफ 1 हो वो क्या कहलाता है? एचसीएफ जिसका 1 हो वो सभाज्य संख्या कहलाती है। सम संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए वो सम संख्या कहलाती है, और विषम संख्या जिसके अंदर 2 से विभाजन ना हो वो क्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है। अब हम कुछ प्रश्नों को सोल्व करते हैं, देखिएगा आप कि किस प्रकार से प्रश्न आपको एग्जाम में आते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न किस प्रकार से संख्या पद्धति के अंदर पूछा जाता है। देखिए पहला प्रश्न क्या है कि पाई 1 है। मैंने आप लोगों को बताया था कि पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। बहुत बार पूछा गया है बहुत से एग्जामों में। तो पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। और अगर ये पूछा जाए कि 22/7 क्या है, तो 22/7 परिमेय संख्या है, जिसका पी और क्यू के रूप में जो व्यक्त हो सकता है उसको क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। तो 22/7 ये परिमेय संख्या है, परंतु पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। जब अगला प्रश्न है कि शून्य है, तो शून्य क्या है? पूर्णांक संख्या है। प्राकृत संख्या जिसमें जीरो इंक्लूड नहीं होता है, तो शून्य क्या है? पूर्णांक संख्या है। और ये ना तो धनात्मक होता है पॉजिटिव और ना ऋणात्मक होता है, ये उदासीन के अंदर आता है। शून्य किसके अंतर्गत आता है? उदासीन के अंदर आता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या या पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है भाज्य अभाज्य संख्याओं की बात करी थी अपन ने, तो 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? तो 15 होती है दोस्तों। कितनी होती है? 15। ये मौखिक याद रखिएगा कि 1 से 50 तक कितनी होती है? 1 से 50 तक में 15 होती है, 15। 1 से लेकर 100 तक 51 से लेकर 100 तक में कितनी होती है? 51 से 100 तक के 10 होती है। 1 से लेकर 100 में कितनी होती है? 1 से 100 में 25 होती है। 1 से 200 में कितनी होती है? मौखिक कुछ याद रखिएगा तो 46 होती है। अगर ये पूछ लिया जाए कि 1 से लेकर 1000 तक कितनी होती है, तो 168 168 अभाज्य संख्या होती है। ये मौखिक ही याद होना चाहिए। 1 से 50 तक में कितनी होती है? 15। 51 से लेकर 100 तक कितनी होती है? 10। 1 से लेकर 100 तक कितनी होती है? अभाज्य संख्या है तो 25 होना चाहिए। 1 से लेकर 200 तक कितनी होती है? तो 46 होनी चाहिए। 1 से लेकर 1000 तक कितनी होती है? तो 168 होती है। ये मौखिक ही होना चाहिए, याद होना चाहिए। 51 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? तो मैंने आप लोगों को बता दिया, 10 होती है। 1 से लेकर 200 तक कितनी होती है? 46 होती है।
और 1 से लेकर 1000 तक कितनी होती है? 168 होती है। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे की चर्चा हम देखिए दोस्तों, इस नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर किस प्रकार से पूछा है प्रश्न के अंदर, यदि 2 अंकों से बनी एक संख्या और उस संख्या के अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या का अंतर 99 है, तो उस संख्या के अंकों का अंतर कितना होगा? सबसे पहले हमको समझना होगा कि संख्याओं का, तो मान लीजिए इकाई का अंक x है और दहाई का अंक 10y, इस प्रकार से लिखते हैं अपन। तो संख्या कौन सी होगी? संख्या होती दोस्तों 10y प्लस x। इसके अंकों को अगर हम बदल दें, तो अगर यहाँ पे y हो जाए तो ये कितना हो जाएगा? 10x हो जाएगा। तो अंकों का फिर संख्या क्या हो जाएगी? 10x प्लस y। ये इकाई का अंक होता है और ये दहाई का अंक, दहाई इकाई दहाई सैकड़ा, इस प्रकार से। तो संख्या यहाँ पे कितनी हो जाएगी? तो इस प्रकार से नई जो संख्या प्राप्त होगी वो 10x प्लस y। और यही कह रहा है कि एक संख्या से बनी उस संख्या के अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या, बदल दिया जाए अंकों को, तो संख्या का अंतर 99 है। तो संख्या के अंकों का अंतर कितना होगा? जब भी इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए तो आपको ट्रिक का काम करना है दोस्तों। इस प्रकार से अगर आप सोल्व करोगे तो आप समय की ज्यादा लगेगा। तो इस प्रकार के प्रश्न में जब भी संख्या का अंतर आ जाए, तो जो भी संख्या दे रखे उसको किससे डिवाइड कर देना है आप लोगों को? 99 आ जाए तो आपको, अंतर जब आ जाए तो आपको 9 से डिवाइड कर देना है। क्या कर देना है? 9 से। हमेशा कोई सी भी संख्या आ जाए, जब भी इस प्रकार का प्रश्न आ जाए तो आपको सीधे 9 से डिवाइड कर देना है। तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, तो आपका आंसर कितना आएगा? उन अंकों का अंतर कितना हो जाएगा? 11 आ जाएगा। और जब इस प्रकार से, अब एक और अपन प्रश्न करते हैं तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 11 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न के अंदर क्या है, हमने अभी पढ़ा था अंतर वाला। इसमें दे रखा है योग। कैसे दे रखा है? यदि 2 अंकों से बनी एक संख्या और उस संख्या के अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या का योग 33 है, तो उस संख्या के अंकों का योग कितना होगा? तो यहाँ पर संख्याओं की वही अपन ने एक से इकाई का अंक x माना, दहाई का अंक 10y, तो संख्या क्या हो जाएगी? 10y प्लस x, y 10x, इस प्रकार से बदल देंगे। परंतु आपको ट्रिक का काम करना है। यहाँ पे भी जब भी अंतर आ जाए, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि 9 से डिवाइड करना है, परंतु जब योग आ जाए तो आपको किससे डिवाइड कर देना है? सीधे 11 से। तो यार क्या कितना हो जाएंगे? 33। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 3। याद रखिएगा कि जब भी योग की बात आए तो आपको किससे डिवाइड करना है? 11 से। और जब अंतर की बात आ जाए प्रश्न के अंदर, तो आपको किससे डिवाइड करना है? 9 से। इसको दिमाग में आप लोगों को सेट कर लेना है दोस्तों। गणित के अंदर अभ्यास से ही सब कुछ होता है। और दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी दोस्तों, वो होती है अनुभव। और अनुभव किससे आता है? अभ्यास से, प्रैक्टिस से, समय के साथ आता है। आप बार बार किसी चीज का अनुभव और प्रैक्टिस करोगे। गणित सबसे ज्यादा आप लोगों को प्रैक्टिस मांगता है दोस्तों, और अभ्यास के द्वारा ही आप बार बार उसमें गणित में महारत हासिल कर सकते हैं। आगे की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। थैंक यू। अभ्यास करती रहिए दोस्तों।